So our purpose is that we should try to add to what we have already studied. पर्पस यही होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा उसमें कुछ ऐड क्या कर सकते हैं extra what we can understand from that should be our aim. तो बेटा देखो इसमें सबसे पहली बात 2-3 पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा जस्ट 35-40 मिनट्स और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता देना. फर्स्ट ऑफ ऑल that in our daily lives when we meet force, ये यूजली हम छोटे बच्चों को बताते हैं 9th के बच्चों को और इंटरेस्टिंगली जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब बताते हैं. when we meet force we don't recognize it is a stranger. बहुत बार जब हमें फोर्स मिलती है तो हम पहचान नहीं पाते उसको. ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे. जैसे आपने एक पेपर लिया, स्कूल की स्क्रैप बुक का पेपर है, सपोज एक लीफ है कि आपके स्कूल की स्क्रैप बुक है एंड सपोज यू स्टिक अ पिक्चर ऑन इट, राइट, एंड देन यू राइट व्हाटएवर यू हैव टू राइट. So it is hard for people to understand that what are the forces involved here. People don't think of this situation in terms of force. तो इसका फोर्स से क्या लेना है? फोर्स तो फिजिक्स में होती है, किसी चीज को पुश करो पुल करो, क्योंकि 8th की बुक से लिखा होता है पुश एंड पुल इज फोर्स. बट वो पहचानना मुश्किल है कि देखो ये जो पेपर है, जब आप इस फोटोग्राफ को, इस पिक्चर को पेपर पे एडहेसिव से चिपका देते हो, नीचे एडहेसिव लगा हुआ है, तो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिपकाइंग? उसका मीनिंग यही है कि जो नीचे वाला पेपर है पेपर 1 और जो ऊपर वाला पेपर है पेपर 2, या इसको आप ऑब्जेक्ट 1 मान लो, इसको आप ऑब्जेक्ट 2 मान लो. सो द two objects, they begin attracting each other, or they start applying attractive force on one another. तो फर्स्ट के ऊपर भी फोर्स लगती है, आपको लगता है कि, और सेकंड के ऊपर भी फोर्स लगती है. वो हमने पढ़ लिया न्यूटन के लॉज, 3 लॉज. फर्स्ट के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है सेकंड, और सेकंड के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? थर्ड फर्स्ट लगा रहा है. और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है तो हम इनके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं. These are never equal, never. These are equal only in magnitude. These are negative of one another, which means सेकंड को, आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट सेकंड को दूर की तरफ पुश कर रहा होगा या अपने पास बुला रहा होगा? सेकंड के ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, दिस इज द फोर्स ऑन द सेकंड, राइट. फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, अट्रैक्टिव फोर्स. एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ जाएगी, वो ऐसे आ जाएगी. ये फोर्स ऑन वो सेकंड इसको अट्रैक्ट कर, दैट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. तो ये आपको समझना पड़ता है. अब यहाँ पे हमको लगता ही नहीं है कोई फोर्स भी एक्ट कर रही है, हम तो सोचते हैं हमने पेपर्स को चिपकाया है. ऐसे मॉलिक्यूल्स भी चिपकते हैं. 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल स्टिक टू 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल. सो व्हेनेवर वी एनकाउंटर फोर्सेस, मीट फोर्सेस, sometimes we can't recognize it as a force, so it is important to realize कि ये फोर्स है. तो मैंने आपको लेक्चर भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ लाइव क्लास में बेटा, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो हमेशा आपको पूछना चाहिए कि फोर्स किस ऑब्जेक्ट पर लग रही है, किस पर एक्ट कर रही है, और वो किसके द्वारा लगी, किसने लगाई. ये इंपॉर्टेंट है. आई एम डूइंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन यूजिंग हिंदी टेक्स्ट. तो फोर्स
Here force acts on first ड्यू टू सेकंड। बहुत ही इजी है। तो जब भी आप फोर्सेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, ये पूछना जरूरी होता है, और वो कौन से टाइप की है। मतलब देखो, हमने पढ़ा है टाइप्स के बारे में, एक तो कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स होती है और एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्सेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई वाज जस्ट टेकिंग आउट सम पिक्चर्स फॉर यू। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्सेस के एग्जांपल्स देखें तो देखना, ये सन है और ये अर्थ है, या कुछ और मान लो आप। सन अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कि नहीं? सन अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। So this is the force acting on Earth due to Sun. And Newton's third law says that force is always an interaction. जब भी फोर्स होगी तो वो इंटरएक्शन होगा, आपसी एक्शन। तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। फोर्स विल एक्ट ऑन सन ड्यू टू अर्थ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मीन्स द स्ट्रेट लाइन, the straight line on which these two forces are reclining, पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं, कोई भी वर्ड यूज करो, उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है। So whenever we talk about force, it is always important to realize that if it is a contact type force or non-contact type force, and it is important to realize कि किसने ये फोर्स लगाई। ये अभी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत सारे बच्चे, अभी नहीं। हाइड्रोजन एटम की सिचुएशन को, ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस यहाँ पर है। न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन, पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन दूर ही घूमता रहता है, बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस, दूर से ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोर्स के बारे में, जो आपको छोटी क्लासेस से ही पता होनी चाहिए। 11th क्लास का इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वन मैग्नेट अट्रैक्टिंग अ पीस ऑफ आयरन, ये मैग्नेट है, ये आयरन है। क्यों अट्रैक्ट करता है ये आयरन? मैग्नेट, एक मैग्नेट तो दूसरे को अट्रैक्ट करती है नहीं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। इसमें तो कोई पोल्स नहीं है। जब इसको हम यहाँ पे रखते हैं आयरन को, तो यहाँ पर पोल आ जाएगा, पोल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पोल, इंड्यूस्ड पोल। मे बी यहाँ पे पोल बन जाएगा और फिर ये आकर्षित हो रही है आयरन, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। समझे आपको कुछ? तो ऐसा होता है, आयरन के अंदर इंड्यूस्ड पोल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्सेस के एग्जांपल हैं जो हमने अभी देखे हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्सेस। सो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज दिस। अलग अलग तरीके की फोर्स है। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, बाकी चीजें तो आप अभी लेक्चर में देख चुके हो। देखो, इसके बारे में शुरू शुरू में हमें कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एट टाइम्स व्हेन वी मीट अ फोर्स वी डोंट कम टू नो। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कोई बच्चा चेयर पे बैठा हुआ है ना, तो बड़े आराम से कंफर्टेबली वो बैठा हुआ है, और हम कहते हैं बताओ इस पे कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो आप कहोगे ये तो आराम से बैठा हुआ है, नहीं इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही है, ये तो बिल्कुल कूलली कामली बैठा हुआ है। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, इसको कोई पुश कर रहा है, कोई पुल कर रहा है। तो यू विल नॉट फाइंड आउट कि if a person is just lying, sitting very comfortably in an air conditioned environment, then what forces are acting on this person। जैसे आप अभी बैठे हो आराम से, आप पे कौन सी फोर्स लग रही है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। एक तो ग्रेविटी की फोर्स तो लगी रही है नीचे की तरफ, नहीं, लेकिन अगर ये अकेली फोर्स होती फिर तो ये पर्सन नीचे गिरना शुरू करता।
So there must be a balancing force also acting on the person. A balancing force. अब ये पता लग जाना चाहिए कि ये फोर्स तो पर्सन के ऊपर अर्थ ने लगाई. इसी को हम वेट बोलते हैं, वेट ऑफ द पर्सन. वेट ऑफ द पर्सन डज नॉट मीन 80 kg 90 kg. It is force, and this force is applied on the person by the chair. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. जो चेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पर्सन की बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं. दिस फोर्स विल एक्ट ऑन द पर्सन सिग्निफिकेंटली. मतलब ये फोर्स की वैल्यू तभी लार्ज होगी, नहीं तो नाम मात्र है, जब ये पर्सन चेयर के ऊपर बैठा हुआ कांटेक्ट में. इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. फोर्स विच एक्ट्स ओनली बाय कांटेक्ट, नॉट अदरवाइज. फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये देख लो, है ना. चाइल्ड इज मूविंग इन अ कार्ट. बच्चा कार्ट में बैठा हुआ है और कार्ट को पुल किया जा रहा है. unless someone pulls at the cart will not move. Contact type force. इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं. नॉर्मल फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की जरूरत है. ये एग्जांपल आपके लेक्चर में डिस्कस है कि अगर आप एक ब्लॉक लेते हो तो ब्लॉक को आपने एक टेबल पे प्लेस कर दिया. द टेबल इटसेल्फ इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. तो इस ब्लॉक के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, वेट ऑफ द ब्लॉक, force on the block due to earth. But since this is not the only force की लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही है. दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बाय द टेबल. दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बाय द टेबल. देयर इज नथिंग एल्स. अगर ये फोर्स नहीं होती तो इस ब्लॉक के ऊपर ये अनबैलेंस्ड फोर्स बच जाती, and then the block cannot remain here in equilibrium. Block is in equilibrium, means a state of balance. Something is balancing this force. If this is 20 newtons, the block is not going here and there, so net force on the block has to be 0. That means ये फोर्स एक दूसरी फोर्स से बैलेंस हो रही है. okay? फोर्स ऑफ, इसको हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, एन. तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? ये आपका जो ब्लॉक है ये उसका सरफेस है, नीचे वाला ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस. जब आप ब्लॉक को टेबल सपोज अभी नीचे है, आपने ब्लॉक को रखा नहीं टेबल पर, till the time block does not come in contact with the table. Suppose this is the part of the table. Table is bigger, larger, but this is the part of the table which will start touching the block. जब हम इस ब्लॉक को टेबल पे रख देंगे तो इन दोनों में कांटेक्ट होगा. Whenever two surfaces, whenever in physics मैकेनिक्स पढ़ते समय अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट्स अलग चीजें होनी चाहिए, उनके बीच में अगर कांटेक्ट होता है तो देन वी हैव टू शो अ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. चाहे उसकी वैल्यू 0.001 न्यूटन आ जाए, पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ सकती है. तो ये रूल आप याद रखो. whenever two objects are in contact, we must always show the normal contact force to act. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स टू एक्ट मतलब किस पे एक्ट करती है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स? तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बनाने का तरीका हमेशा यही है कि हम कॉमन नॉर्मल बनाएंगे. कॉमन नॉर्मल
मतलब जब आपने इस ब्लॉक को यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो जो कॉमन नॉर्मल आएगी वो क्या आएगी? कॉमन नॉर्मल इज दिस परपेंडिकुलर लाइन, जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, दोनों सर्फेसेस जो संपर्क में आई उनके साथ परपेंडिकुलर है, दैट इज द कॉमन नॉर्मल. एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स along दिस लाइन. अब along का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वेक्टर है वो इसके ऊपर पड़ी हुई है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर. तो अब ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऐसे एक्ट करेगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इन, जैसे यहाँ पे ये एन. लेकिन टेबल के ऊपर भी वो एक्ट करेगी, ये मैंने लेक्चर में बताया. टेबल के ऊपर भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करेगी, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन. यू कैन नॉट से दैट टू एंड्स आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल. जो दो इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है वो अपवर्ड्स है, और टेबल के ऊपर जो लग रही है वो डाउनवर्ड्स आ रही है. ये समझ में आएगा बेटा? So normal contact force is because of the electrons present in the table. टेबल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगते हैं जब आप इसको बिल्कुल ऊपर ला के रखते हो ऐसे. एंड अब आप ये नहीं बता सकते, देखो इसमें तो अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें भी. यू कैन नॉट इंडिविजुअली फाइंड के कौन सा इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, बट ये हमें मालूम है कि लाइक चार्जेस रिपेल कर सकते हैं. तो वी कैन ओनली स्टडी मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर, लार्ज स्केल, ऊपर ऊपर से हम पढ़ सकते हैं स्थिति को. और जो मेथड तरीका बनाया है वो काम करता है, इसलिए उसको ध्यान देने की आवश्यकता है. ये जो मेथड है फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाने का, वो काम करता है. तो इस चेयर वाले एग्जांपल में हमको लग रहा है कि नॉर्मल पर्सन को नहीं लगेगा कि कोई इस पर्सन को पुश या पुल कर रहा है. वो कह रहे कोई धक्का नहीं दे रहा, आराम से बैठ के पिक्चर देख रहा है, कौन इसको फोर्स लगा रहा है? लेकिन अर्थ लगा रही है. लेकिन उस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? चेयर बैलेंस कर रही है. और आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालता, रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही है. अब मेरी पॉकेट में 500 रुपीज है, आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज है, ठीक है. तो डज इट मेक सेंस टू ऐड एंड से दैट आई हैव 1500 और यू हैव 1500, यू हैव 1000 एंड आई हैव 500? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये एग्जांपल, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, तो हम टेबल के ऊपर जो फोर्स लग रही है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वो इनके साथ नहीं इंक्लूड करेंगे. हमें तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स निकालनी है ना. आर रिप्रेजेंट्स टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जो लग रही है, ठीक है. तो वो कितना आएगी? अब ये भी मान लो 20 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्रीज, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्रीज का, ठीक है. अब ये आप एलिवेट करके देख लो क्या आता है ना. ये 400 आएगा, ये 400 आएगा, तो ये कितना आएगा? ये तो 800 आ जाएगा, और cos 180 -1 होता है तो 0 आ जाएगा. मतलब अगर हमने वेक्टर के लॉज से ऐड, पर आमतौर पे हम ऐसे करते नहीं. हम ये कहते हैं कि ये भी 20 ये भी 20 तो 0 होगी नेट, ठीक है. या कई बार ये कह देते हैं कि नेट फोर्स ऐसे हो गई कि ये, क्योंकि एक ग्रीन वाली लाइन थी सिंगल लाइन, तो एक फोर्स है +20 और दूसरी फोर्स है -20, तो नेट हो गई 0. तो नेट फोर्स 0 करने के अलग अलग तरीके हैं. समझ में आया? बिकॉज इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो हम कहते हैं ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है. वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कई बार एक बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकती है पर हॉरिजॉन्टल में नहीं हो. लेकिन अभी इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम का मतलब
नेट फोर्स जीरो होना, नेट फोर्स जीरो. So net force zero means two things. If the net force on a body is zero, it means two things. अब आप कहोगे ऐसा कैसे है, तो ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूरी रहेगा. यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, उसके दो अभिप्राय होते हैं. पहला, वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल तो इस पे कोई लग ही नहीं रही. तो आप मान लो कि एक पर्सन यहाँ से 5 न्यूटन लगा रहा है और दूसरा पर्सन यहाँ से 5 न्यूटन लगा रहा है, फिर ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगी. और अगर कोई कुछ भी नहीं लगा रहा है तो भी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो जीरो है. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. देखो, ये मान लो एक दीवार है और ये फ्लोर है, और मान लो एक सीढ़ी यहाँ पे ऐसे रखी हुई है सीढ़ी. तो हम सोचते हैं कि इस सीढ़ी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, नहीं, ये तो आराम से खड़ी है बेचारी. जैसे हम यहाँ पे सोच रहे थे कि इस पर्सन के ऊपर कौन इसको पुश पुल कर रहा है. बट व्हेन वी मीट फोर्स वी डोंट रिकॉग्नाइज. तो आपको याद होगा मैंने लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी कंफ्यूजिंग. अब जैसे मान लो मेरे पास एक हॉलो बाउल है, हॉलो बाउल, और हॉलो बाउल में मैंने कोई चम्मच या ऐसे एक चॉपस्टिक या स्टिक रख दी. अब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो बाउल और एक स्टिक, और यहाँ पे फ्लोर भी बना लो. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस स्टिक के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है. तो आप कहोगे एक तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी, इसका वेट है ना. लेकिन ये टच कहाँ कर रहा है आपके बाउल को, एक तो यहाँ पे टच कर रहा है बाउल को और एक यहाँ पे, बीच में तो हवा में, स्पेस में. तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी. ये जो स्टिक है ये फ्लोर को, स्टिक मान लो इसको, डंडा, लठ, इसको लठ बोलो, ठीक है, स्टिक से तो पता ही नहीं चलता, ठीक है. एंड ये वॉल है, और आपने इस स्टिक को ऐसे लगाया हुआ है. अब इस स्टिक के ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगनी है यहाँ पे, और अर्थ तो इसको खींच ही रही है नीचे, वेट. तो अब ये थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे आपको पता नहीं. तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं, पहले हमें कॉमन नॉर्मल बनानी पड़े. कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो स्टिक है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और जो फ्लोर है वो इस तरीके से कुछ है. ये एक दीवार थी और ये दूसरी दीवार है, ये फ्लोर है, और जो आपकी स्टिक है वो ऐसे लगी हुई है, ये स्टिक है. तो जब एक स्ट्रेट, नीचे तो सरफेस है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगी. तो इस लाइन का एक ही पॉइंट सरफेस को टच कर रहे हैं. तो उस पॉइंट पे जब एक स्ट्रेट लाइन का कांटेक्ट सरफेस के साथ होता है, तो हमें जो सरफेस है उसके साथ परपेंडिकुलर लेना, स्टिक के साथ परपेंडिकुलर मत ले लेना. व्हेन अ पॉइंट टचेस अ सरफेस, टेक द नॉर्मल टू द सरफेस. अब स्टिक के ऊपर नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगेगी, स्टिक के ऊपर नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पर ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं. जब एक रॉड, रॉड इज अ स्ट्रेट लाइन, इट टचेस द लोअर सरफेस एट अ पॉइंट, तो हमें सरफेस के साथ 90 डिग्रीज पे लेना हो. यहाँ पे सरफेस के साथ 90 डिग्रीज पे, तो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, ये कांटेक्ट टाइप फोर्स है, और ग्रेविटी की फोर्स. कंफ्यूजिंग है. चलो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन वैसे ही अगर हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं. ऐसे यहाँ पे भी आप सोच लेना
ये वाले जो दो पॉइंट्स, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है रेड वाली पे, सरफेस है ये गोल, तो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर कैसे आता है? थोड़ा हार्ड है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो पहले हम टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट के साथ 90 डिग्रीज पर एक लाइन बनाते हैं। सरफेस कौन सा है? गोल वाला। अब आपको पता चलेगा कि ये जो रॉड है लाल वाली, क्योंकि जो नीचे गोल सरफेस घूम रहा है उसके साथ नॉर्मल ग्रीन वाली लाइन, रॉड के साथ नॉर्मल नहीं लेना, तो रॉड के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरफ आएगी। चलो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा। सो व्हेन वी मीट फोर्सेस समटाइम्स वी डोंट फाइंड देम। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको लेक्चर में एग्जांपल दिया था, पर video was slightly cut. So if I just place one of my hands in contact with other hand, अगर मैं अपने हाथों दोनों पाम्स को भी टच करता हूँ जेंटली, तो दोनों पाम्स के ऊपर भी, एक पाम के ऊपर है ना दूसरा पाम फोर्स लगाएगा और दूसरे पाम के ऊपर ये वाला पाम फोर्स लगाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। इट एक्ट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, it is because of electromagnetic origin, it is of electromagnetic, it is of electromagnetic origin, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ज्यादा और डेप्थ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि बाकी चीजें मैंने लेक्चर में बताई हैं, वहां से देखो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक एक चीज से कभी कंफ्यूज नहीं होना, देखना कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैंने तो इस तरफ फोर्स लगाई, ये रस्सा है मान लो, मैंने तो इस तरफ फोर्स लगाई, तो ये जो कार्ट है ये मूव करने लग गया इस तरफ, फोर्स तो उस तरफ लग रही है। तो इसके अंदर दो बातें कर सकते हैं। पहली बात, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो एक अकेली फोर्स नहीं है कार्ट पे, पहली बात। इसके ऊपर वेट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है, ये भी लग रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी बॉडी के ऊपर जिस तरफ फोर्स लगती है, मान लो आपने यहाँ पे एक बॉल को रख के और बॉल को ऐसे एक उछाल दिया, तो बॉल ऐसे गई ऐसे पैराबोलिक पाथ में, तो हम पढ़ चुके ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक ये कॉमन चीज है, बच्चे सोचते हैं कि जिस तरफ फोर्स लग रही है बॉडी उसी तरफ मूव करेगी, ऐसा नहीं है। बॉल के ऊपर फोर्स तो ग्रेविटी की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स, ये आपके पास आएगी वर्टिकल लाइन, तो ग्रेविटी की फोर्स तो इस तरफ है, पर बॉल तो कहीं और जा रही है, बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ये समझना है, जिस तरफ नेट फोर्स एक्ट करेगी उस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एट एनी टाइम velocity vector can be in another direction and the force acting on the body can be in a different direction. Understood? So don't be confused कि फोर्स इस तरफ लग रही है पर बॉडी तो उस तरफ जा नहीं रही। बॉडी जाएगी किस तरफ? जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उस तरफ जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, नहीं सन, अब सन तो इस तरफ फोर्स लगा रहा है लेकिन अर्थ को इस तरफ जा रही है, नहीं जा रही। ये कॉमन मिसनोमर है, बच्चे जो समझ नहीं पाते। चलो बाकी चीजें मैंने लेक्चर में बताई हैं आपको, फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में। एक चीज के बारे में और बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं 11th में था तो मैं इसके बारे में काफी कंफ्यूज होता था। तो ये सीलिंग है और यहाँ हमने एक धागा दिखा दिया रो। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक बॉल को हैंग किया, एक मैंने छोटी सी बॉल ली और इस धागे के साथ बांध दी, तो फोर्स पहचाननी मुश्किल है इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। तो उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बॉल को अलग से बनाएंगे, इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी पर बॉल नीचे नहीं गिर रहा, दैट इज बिकॉज जो ऊपर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है,
तो स्ट्रिंग पतंग कैसे उड़ाते हो? स्ट्रिंग से। रोप, वायर, ठीक है, रस्सा, ठीक है, थ्रेड, ये जो भी फोर्स लगाते हैं ये फोर्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज पे। जैसे इससे धागा बंधा हुआ है, धागा इस बॉल से बंधा हुआ है, तो ये फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बॉल कर रहा है। अगर ये फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा होता तो अर्थ तो इसके ऊपर, बॉल के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है। मान लो ये पतला सा धागा है और ये बहुत भारी बॉल है, तो बॉल नीचे क्यों नहीं गिर रही? बिकॉज द थ्रेड इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल बाय द थ्रेड। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। क्रेन जो है वो क्रेन चीजों को खींचती है कि नहीं ऊपर? क्रेन में रोप्स होते हैं, बड़े मोटे मोटे रोप्स होते हैं, वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर पुल कर देते हैं। या आपने कुएं से पानी निकालने वाला एग्जाम्पल देखा होगा, नहीं? कुएं में ऐसे एक व्हील लगा होता है, व्हील को क्या बोलते हैं बेटा? कई बार इसको पुल्ली बोलते हैं, पुल्ली। और ऐसे एक रोप होता है और रोप के साथ यहाँ पे एक बकेट टंगी होती है, नहीं? तो होता क्या है, someone stands here and pulls at the rope, someone pulls the rope and the rope pulls the bucket। तो इसमें रोप एक अलग ऑब्जेक्ट है, बकेट एक अलग ऑब्जेक्ट। बकेट के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? अब ये इंटरेस्टिंग है। कई लोग कहेंगे बकेट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, हम ही खींच रहे हैं रोप को। लेकिन हम बकेट के ऊपर कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स लगा सकते हैं इतनी दूर से, है ना? तो बकेट को रोप कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स लगा, फोर्स विच इज, और स्ट्रिंग, रोप, वायर, थ्रेड, ये हमेशा किसी भी चीज को पुल कर सकते हैं। पुल, अपनी तरफ पुल करना, पुश नहीं कर सकते। रस्से से आप किसी चीज को पुश नहीं कर सकते। और बहुत बार तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो जो रस्सा दिया होगा उसके मास को हम जीरो मान लेंगे, होता नहीं है। मास तो एक छोटे से एटम का भी होता है, तो रोप का तो और भी ज्यादा आएगा, लेकिन कैलकुलेशन में इसको जीरो मान लेते हैं बहुत बार। वो आपको पता होना चाहिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में एक छोटी सी बात। अब मैं इस रस्से को अलग से बनाता हूँ, रस्से के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? अब ये कॉमन मिस्टेक है, लोग क्या करते हैं, इस बॉल का जो वेट है उसको भी कह देते हैं वो रस्से पे लग रहा है। बॉल का वेट रस्से पे नहीं। वेट ऑफ द बॉल is the force exerted by earth only on ball, ठीक है, only on ball। ये टेबल वाले एग्जांपल में भी है, आपने टेबल पे एक बुक को रख दिया तो लोग कहते हैं कि टेबल का जो वेट है उसकी वजह से, सॉरी, ब्लॉक का जो वेट है वो टेबल पे लग रहा है। नहीं, इसकी पैसे इसकी जेब में, जो वेट वाले पैसे हैं वो तो इस ब्लॉक की जेब में है बस, ठीक है। ये पैसे टेबल की जेब में नहीं है, टेबल के ऊपर नहीं काउंट करने। सो दिस वेट इज एक्टिंग ओनली ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो हाँ, जो टेबल है वो ब्लॉक के ऊपर, टेबल ब्लॉक के ऊपर एक बैलेंसिंग फोर्स लगा रही है एन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट जितनी फोर्स टेबल ब्लॉक पर लगा रही है, ब्लॉक ऑटोमेटिकली उतनी फोर्स टेबल पे लगाएगा। तो टेबल के ऊपर जो हैवी एक्शन हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, नॉर्मल फोर्स की वजह से। ये ग्रेविटेशनल है, अर्थ ने लगाई। ये ग्रेविटेशनल नहीं है, ये ब्लॉक ने लगाई, समझ में? सो वेट ऑफ द टेबल, वेट ऑफ द ब्लॉक एक्ट्स ओनली ऑन द ब्लॉक। टेबल का अपना वेट हो सकता है डब्ल्यू डैश, अर्थ ने जो टेबल के ऊपर फोर्स लगाई, ये समझना। हाँ, वो बाकी आप कैलकुलेशंस करोगे तब पता चलेगा कि फिर इस ब्लॉक का वेट लग किस पे है, वो ब्लॉक पे लग रहा है वो बाद में। अब ये जो थ्रेड है इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया। मान लो थ्रेड का मास है एम डैश, तो इस थ्रेड के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही होगी, ये थ्रेड का वेट है।
बॉल का वेट सिर्फ बॉल पर आएगा। थ्रेड का वेट, मैंने कहा थ्रेड के मास को तो 0 मान लेते हैं, तो कई बार कर लेते हैं मोस्टली। दिया कुछ नहीं हुआ है तो हमेशा थ्रेड का, स्ट्रिंग का, वायर का मास 0 मान, और फिर फ्री बॉडी डायग्राम में ये नहीं आएगी, ये तभी आएगी जब इसका वेट दिया हो। और कोई फोर्स थ्रेड पे लग रही है? ये फोर्स बॉल पर किसने लगाई? ये फोर्स बॉल पर किसने लगाई? थ्रेड ने। तो बॉल थ्रेड के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब अगर ये 2 न्यूटन है तो 2 न्यूटन की फोर्स, फोर्स ऑन थ्रेड ड्यू टू बॉल, इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। ऐसा नहीं है कि बॉल के ऊपर तो थ्रेड ने लगा दी और थ्रेड को कुछ नहीं हुआ, चाहे थ्रेड का मास 0 भी है, थ्रेड का मास 0 भी है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखना, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अगर किसी चीज का मास 0 है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आई। मतलब ये नहीं कि उस पर फोर्स लग नहीं सकती, लग तो सकती है, पर वो बैलेंस हो जाती है हमेशा। तो भी ये कैसे हुआ, मुझे प्रॉब्लम करेंगे तब देखेंगे। तो अब इस थ्रेड के ऊपर दो फोर्सेज आ गई, एक ग्रेविटी की, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, ये कॉन्टैक्ट टाइप बिकॉज ऑफ द ब्लॉक बॉल। ये बॉल ने लगाई, ये अर्थ ने लगाई धागे पे, लेकिन फिर भी धागा नीचे नहीं गिर रहा। दैट इज बिकॉज जो ये छत है वो धागे के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन थ्रेड बाय द छत, सीलिंग। अब ये बैलेंस करती है मिलके, तभी ये आराम से क्यों टंगा हुआ है सिस्टम, क्योंकि बॉल के ऊपर भी फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, थ्रेड पे भी बैलेंस कर रही हैं, और सीलिंग पे भी बैलेंस कर रही हैं। सीलिंग के ऊपर धागा फोर्स लगा, फोर्स ऑन द सीलिंग बाय द धागा, ठीक है, बाय द थ्रेड। समझ में आ गया आपको? तो ये फोर्सेस को ना आइडेंटिफाई करना, इनकी डायरेक्शंस दिखाना। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, देखो सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट, सर ये बुक है, ये टेबल है, बुक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगी और टेबल के ऊपर दूसरी फोर्स लगी, एक्शन रिएक्शन, 10 + 10 ऑपोजिट होगी 0, तो बुक के ऊपर 0, तो फोर्स तो लग ही नहीं सकती। ये फोर्स, ये फोर्स आपको टेबल पे लगानी, इन दोनों फोर्सेस को कभी ऐड नहीं करेंगे, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है। ये 10 न्यूटन फोर्स बुक टेबल पे लग रही है, ये 10 न्यूटन फोर्स बुक पर लग रही है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की फोर्सेस को कभी ऐड नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक दो चीजें और थी जो मुझे अभी ध्यान आ रही थी कि हाँ आज इनके लिए अच्छा टाइम पे बता देते हैं। तो चलो, ये एक्शन रिएक्शन पेयर का कुछ समझ में आया आपको? इसके बारे में कम डिस्कशन हुआ है, बस ये ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है। एक ब्लॉक को आपने टेबल पे रखा, ब्लॉक के ऊपर वेट लग रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, तो इस टेबल के ऊपर ब्लॉक एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर टेबल ने फोर्स लगाई एन, ये मैग्नीट्यूड होता है यूजली एन ना, तो टेबल के ऊपर एन मैग्नीट्यूड की फोर्स ब्लॉक लगाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एन इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ये एन डब्ल्यू, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है हमेशा। ये समझ में आएगा? बट एक्शन रिएक्शन पे मैंने थ्रेड वाले में बता दिया आपको, तो हमेशा ध्यान में रखना इसके बारे में, फिर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सोचता हूँ कि आज आपको बता देते हैं, यूजली हम करते नहीं इसको डिस्कस यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो लेट्स इमेजिन, क्योंकि ना बच्चों क्या होता है, सबसे पहले बच्चे जब इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ना, उनको वहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कराते हैं। What are the types of forces? There are many types of forces: contact, non-contact, transmissible, sliding, non-sliding, ठीक है, सारे मिक्स कर देते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक। These are the types of forces. That is not a very good way of studying forces. तो मैंने एक ऐसे एक ट्रक बना दिया, तो एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगाई 100 न्यूटन की, इस ट्रक को पुश करने के लिए, धक्का दे रहा है, ट्रक रुका हुआ है सपोज, सड़क से हटाना है, तो फोर्स क्या करेगी, ट्रक को मूव करने के अंदर काम आएगी। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है। सो दिस फोर्स
will cause an acceleration in the truck. Truck was at rest. ट्रक के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी फोर्स. नाउ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, द इफेक्ट ऑफ दिस 100 न्यूटन फोर्स विल नॉट चेंज. अगर हम इस फोर्स वेक्टर को अपनी ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आगे दिखा दें, कहीं मान लो कोई इसको यहाँ पे पुश कर रहा है, ट्रक को पीछे पुश कर रहा है, 10 लोग खड़े होके पीछे पुश कर रहे हैं, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, ये मान लो एक ही पर्सन पुश कर रहा है, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, ये ग्रीन वाली लाइन, आप इस लाइन के ऊपर इस वेक्टर को कहीं पे भी आगे ले जा सकते हो, यहां भी ले जा सकते हो, आगे दिखा दो. जब तक आप एक फोर्स वेक्टर को अपनी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आगे पीछे रखते हो, तब तक उसका बॉडी पर जो इफेक्ट है वो चेंज नहीं होगा. इफ यू ट्रांसलेट अ फोर्स, देखो ट्रांसलेट का मतलब तो ये होता है कि हम इसको ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, नहीं यहाँ पे भी ऐसे नहीं करना, ये अलाउड नहीं है. आप कहोगे वेक्टर तो चेंज नहीं होती सर. वेक्टर नहीं चेंज होती, फोर्स तो उतनी रहेगी 100 न्यूटन, चाहे आप इसको यहाँ दिखाओ वहां दिखाओ, लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी पे चेंज हो जाए. इफ यू शो दिस फोर्स हियर, द फोर्स इज इक्वल, but you have changed the point of application. Here also we have changed the point of application. But if you take this force along the same line of action, जब तक आप फोर्स को अपनी लाइन ऑफ एक्शन में आगे पीछे सरकाओगे, तो इसको हम स्लाइडिंग वेक्टर बोलते हैं कि स्लाइड कर सकते हैं. चलो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था. वैसे तो आप लोग थक गए होंगे, मेरे को बंद कर देना चाहिए, तो एक प्रॉब्लम दे के छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं आपको सॉल्व कराऊँ. एक बड़ा अच्छा डायग्राम मुझे याद आ रहा था, जब मैं 11th में था तो एक बुक थी मेरे पास, उसमें ऐसे एक टायर दिया होता है, इस तरीके से एक टायर दिया होता है, और उसके साथ 3 रस्से बंधे होते हैं. एक रोप यहाँ बंधा होता है, उस पर कोई खींच रहा है, मान लो 100 न्यूटन की फोर्स, और एक रस्सा कहीं और बंधा हुआ है यहाँ पर ना, इस टायर के साथ, और यहाँ पे एक पर्सन पुल कर रहा है, वो खींचने वाले भी बने होते हैं, वो भी 100 न्यूटन की फोर्स, और एक और रोप यहाँ पे कहीं बंधा हुआ है और उससे भी कोई 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है. तो ये एक टायर के ऊपर, सपोज जो भी आपकी कार का टायर है वोटेवर, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स 1, फोर्स 2 and force 3. Can they all add up to 0? Can they all add up to 0? If these 3 forces add up to 0, then we say the forces are in equilibrium. घबराना नहीं है, बैलेंस. जब फोर्सेस का सम 0 होती है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन नाउ दी हुई है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी प्रॉब्लम में ही दी हुई थी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी दी हुई थी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी अभी तक बना रहा हूँ वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, और आपको क्या दिया हुआ है कि ये एंगल 120 है, ये एंगल भी 120 है, और ये एंगल भी 120 है. द एंगल्स आर ऑल 120 120 120. और अब आपको बताना है कि टोटल फोर्स कितनी लग रही हो. मतलब देखो, जरूरी थोड़ी कि इन तीनों का सम 0 आ जाए, इज इट नेसेसरी? तो मैंने कहा था हो सकता है. तो रिजल्टेंट फोर्स ये आई. अब इन तीनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, इन तीनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, वो ऐड करना है, ये होमवर्क है. द फिगर shows a tire on which 3 forces are acting as shown, on which the 3 forces are acting as shown. What is the resultant force acting on the tire? ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है.
तो ये आप करना इसको घर में ट्राई। फिर इसी की मुश्किल फॉर्म में कराएंगे। किसी को कुछ पूछना